राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। जिस प्रकार हमें जिंदा और स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से आहार की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए दिन में 2 से 3 बार हमें भोजन करना पड़ता है, या हमारे इतर जितने भी जीवधारी जीव जंतु हैं उनको भी नियमित रूप से शिकार करना पड़ता है, अपना आहार खोजना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जिस पृथ्वी पर हम फसलें लेते हैं, साग सब्जियां पैदा करते हैं या फलों का उत्पादन करते हैं, उस पृथ्वी को, उन खेतों को भी नियमित रूप से भोजन की आवश्यकता रहती है। लेकिन पृथ्वी का, खेतों का भोजन हमसे थोड़ा अलग है। पहले तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी कि वनस्पतियाँ जो बायो वेस्ट होते हैं वो स्वतः गल सड़ के उसकी उस आवश्यकता की आपूर्ति कर देते थे। ठीक इसी प्रकार जो पशु जगत के प्राणी हैं, मृत्यु के पास उनके शरीर गल के सड़ के उसमें समा जाते थे तो पोषक तत्वों की आपूर्ति कर देते थे। लेकिन पिछले कुछ 100 वर्षों से बुद्धिमान मनुष्य ने, व्यापारी बुद्धि रखने वाले मनुष्य ने एक नई युक्ति खोज ली है। युक्ति ये खोज ली है कि अब वो खेतों में या पृथ्वी को प्राकृतिक आहार उपलब्ध होने से रोक देता है। अब वो चाहता है कि पृथ्वी भी उस प्राकृतिक प्रक्रिया से वंचित हो जाए और पृथ्वी को, खेतों को रसायन आधारित खादों से संपन्न किया जाए। इसीलिए खादों का उत्पादक होता है, खादों की इतनी बिक्री होती है और एक अतिरिक्त बोझ फसल लेने वाले किसानों के ऊपर पड़ता है, कुछ सरकारों के ऊपर पड़ता है और एक प्राकृतिक प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस खाद का हम नियमित रूप से अपने खेतों की आपूर्ति के लिए करते हैं, खेतों को उसका भोजन उपलब्ध कराने के लिए करते हैं, वो खाद भी अलग अलग देशों में अलग अलग कीमत पर बिकती है। यदि बात अमेरिका से किया जाए तो अमेरिका में यूरिया खाद की एक बोरी 3000 रुपये के आसपास है। यही यूरिया खाद की एक बोरी चीन जैसे अति संपन्न देश में भी 2122 रुपये के आसपास पड़ती है। पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की तो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, लेकिन पाकिस्तान में भी यूरिया खाद की एक बोरी 1200 रुपये के आसपास पड़ती है। बांग्लादेश में भी यूरिया खाद की एक बोरी 720 रुपये के आसपास है। लेकिन भारत में यही यूरिया खाद की बोरी करीब 270 रुपये के आसपास है। वैसे तो भारत सरकार को भी यूरिया खाद की बोरी 2700-2800 रुपये के आसपास ही पड़ती है, लेकिन उसका जो किसानों को वो 2700-2800 रुपये की बोरी खरीद कर किसानों को वो 270 रुपये में प्रोवाइड करती, ताकि किसानों के ऊपर बोझ ना पड़े। किसानों पर बोझ पड़ेगा तो उसकी कमाई घटेगी, उस पर दबाव पड़ेगा और फिर उसको अंतिम मूल्य पर अपना अनाज बेचना पड़ेगा। और फिर यदि अनाज की कीमत बढ़ेगी तो पब्लिक पर इस पर दबाव आएगा। तो एक प्रक्रिया निकाली गई है कि सरकार एक बड़े खाद के मूल्य को स्वयं वहन कर लेती है। लेकिन जिस खाद का प्रयोग भी हम करते हैं उस खाद से भोजन, पृथ्वी की जो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसे खाद से आप यूरिया के रूप में इस्तेमाल करते हो या डीएपी के रूप में इस्तेमाल करते हो या एमओपी के रूप में इस्तेमाल करते हो, इससे मात्र हमारे भूमि को, हमारे खेतों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम ही प्राप्त हो पाते हैं। लेकिन पृथ्वी की आवश्यकता तो इनसे अलग भी है, क्योंकि ये मूल तत्व अवश्य हैं, इनकी आवश्यकता काफ़ी अधिक मात्रा में रहती है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे 20 मिनरल्स हैं, ऐसे 20 खनिज तत्व हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि इनकी कमी हो जाती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव फसलों के ऊपर, अनाजों के ऊपर, साग सब्जियों के ऊपर, फिर उसके बाद हम जैसे प्राणियों के ऊपर सीधा प्रभाव दिखाई देता है। यदि इन जो खनिज तत्व हैं कि कमी यदि भूमि में हो जाती है तो उसका दीर्घकालिक परिणाम देखने में आता है, तो उनकी आपूर्ति भी करनी पड़ती है। तो किसानों को अपने खेतों को पोषक संपन्न बनाए रखने के लिए, उसकी उर्वरकता बनाए रखने के लिए इन खादों के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में अतिरिक्त सप्लाई भी करनी पड़ती है, और ये बोझ भी किसानों के ऊपर पड़ता है या फिर सरकार इसका वहन करती है। लेकिन यदि किसान इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग ना करें तो फिर उसको एक समस्या का और सामना करना पड़ता है। फसल की उत्पादकता तो घटती है, फसलों में, साग सब्जियों में कई तरह की बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं।
तो उससे बचाव के लिए ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रयोग करने पड़ते हैं, साथ ही दवाई भी प्रयोग करनी पड़ती है। इस तरह किसानों के ऊपर 3 आयामी दबाव आ जाता है। पहला, वो अपने खेतों को आहार युक्त रखने के लिए, उसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए खादों का प्रयोग करता है, खादों के ऊपर अतिरिक्त धन का खर्च करता है। फिर खादों के अलावा अपने खेतों को जो खनिज तत्वों की पूर्ति करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में अतिरिक्त सप्लाई करता है। और यदि खेतों में किसी तरह के रोग पैदा हो जाएं तो उनसे सुरक्षा के लिए, उनसे मुक्ति के लिए कई तरह की दवाओं का प्रयोग भी करता है। तो किसान एक त्रिआयामी जंगल में फंस जाता है। लेकिन इस समस्या से समाधान भी उसके पास है, और ये प्राकृतिक समाधान है। ये हजारों सालों से चला आ रहा समस्या। यदि किसान ऐसे रसायन आधारित खाद की जगह, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जगह या फिर ऐसी दवाओं की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग कर ले, पशुओं के गोबर और मूत्र का प्रयोग कर ले, तो उसकी ये तीनों ज़रूरतें सहजता से पूरी हो जाती हैं। क्योंकि पशुओं के खाद में वो सारे तत्व रहते हैं जो पृथ्वी को चाहिए। उसमें नाइट्रोजन भी भरपूर मात्रा में रहता है, पोटाशियम भरपूर मात्रा में रहता है, फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में रहता है, कैल्शियम, जिंक, लोह, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सारे पोषक तत्व, सारे खनिज तत्व उसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। लेकिन एक समस्या आ जाती है, क्योंकि जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनका गोबर और मूत्र खाद का तो काम कर देता है, लेकिन गाय से इतर गाय में एक विशिष्टता है, और इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ प्राणी शिखर पर रखा गया है। उसको हमने तो माता के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि उसके गोबर और मूत्र के अतिरिक्त भी ऐसे पोषक तत्व उसमें रहते हैं, ऐसे पदार्थ उसके पास रहते हैं जो अमृत तुल्य हैं, जिनकी तुलना हम किसी और चीज़ से नहीं कर सकते। इसलिए हमने तो गाय को अपनी माता के रूप में ही स्वीकार किया है। लेकिन गोबर और गोमूत्र में तो और विशेषताएं रहती हैं। ये विशेषताएं किसी अन्य पशु से पूरी नहीं हो सकती। वैसे हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, एक नियम है कि गाय के गोबर के साथ हम भैंस का गोबर भी मिला देते हैं, और आजकल तो जर्सी गाय का गोबर भी मिला देते हैं। लेकिन जर्सी गाय का गोबर तो भैंस के गोबर से भी निम्न स्तर का है, क्योंकि उसमें सड़न बहुत हो जाती है। उसमें कई तरह के रोग कारण कीटाणु सहजता से विकसित हो जाते हैं, क्योंकि उसके पेट में आहार सहजता से और सही रूप से पचता नहीं है। ज़्यादा आहार तो उसके बिना पचे ही बाहर आ जाता है, इसलिए उसमें बदबू भी मारती है। कई तरह के कीट पतंग उसके आसपास मंडराते रहते हैं, दुर्गंध आती है। तो ऐसे में जर्सी गाय का गोबर तो खाद के रूप में इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। भैंस के गोबर में भी एक कमी रहती है। भैंस के गोबर में भी कई तरह कीट पतंगे, रोग कारक जीवाणु सहजता से विकसित होते हैं। लेकिन गाय के गोबर की बात करें तो इसमें विशिष्टता है। विशिष्टता ये है कि इसमें किसी तरह के रोग कारण जीवाणु का विकसित होने की संभावना ही नहीं रहती है, क्योंकि इसमें स्वभावतः ऐसे बैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल तत्व रहते हैं, जो ऐसे रोग कारक जीवाणुओं को, विषाणुओं को, फफूंदी को विकसित ही नहीं होने देते। पहली उपयुक्तता है। दूसरी, इस गाय के गोबर में स्वभावतः ऐसे एंजाइम्स और जीवाणु रहते हैं जो बाहर आकर भी पाचन की प्रक्रिया को जारी रखते हैं, यानी गोबर को खाद बनाने की प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं। इसीलिए बाहर आकर भी जो सॉलिड गोबर है वो सीख पच के खाद का रूप ले लेता है। इसलिए गाय की एक उपयुक्तता ये भी है। पहली उपयुक्तता तो ये है, इसमें किसी तरह के जीवाणु, विषाणु, फंगस विकसित नहीं होते। ये दीमकों को सुरक्षित रखता है, मक्खी मच्छर को भी अपने पास नहीं भटकने देता, क्योंकि मक्खी मच्छर भी यदि खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन खेतों में काम करने वाले हम मनुष्यधारियों को तो नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ इस गोबर का संग्रह किया जाएगा, उसके आसपास की बस्ती को संक्रामित करेंगे और कई तरह के रोग विकसित होने की संभावना हो जाएगी। लेकिन गाय के गोबर से ये सारी समस्याएं बच जाती हैं। गाय के गोबर में कई तरह के अन्य प्रमुख पोषक तत्व रहते हैं, और इसलिए धीरे धीरे गाय के गोबर की मांग भारत सहित पूरी दुनिया में तीव्र हो रही है। संभव है आने वाले वर्षों में भारत में बना गाय का गोबर अमेरिका में भी उसकी ज़रूरत बढ़ जाए, अमेरिका भी आपसे खरीदने लगे। वैसे यूरोप के कुछ देश भारत से गाय का गोबर मांगने लगे हैं। अभी पिछले दिनों गल्फ़ की कंट्रियां, सऊदी अरब और कुवैत की कंट्री ने काफ़ी मात्रा में गाय का गोबर
मंगा के अपने यहाँ प्रयोग किया है। उन्होंने खाद के रूप में तो इसका प्रयोग नहीं किया, लेकिन अपनी मिट्टी को, अपनी ऊसर मिट्टी को उपजाऊपन देने का इसके लिए प्रयोग किया है। तो निश्चित रूप से गाय के गोबर की डिमांड है, मांगे बढ़ने वाली है। उसमें ऐसे पोषक तत्व में ऐसी विशिष्टताएं हैं जिन विशिष्टताओं से प्रभावित होकर सारी दुनिया भ्रमित है। तो यदि आपके यहाँ आप गाय रखते हैं, आप गौपालक हैं, आप गौशाला का संचालन करते हैं और आपके लिए गाय का गोबर और गौमूत्र बोझ बनता चला जा रहा है, तो आप परेशान ना हों। आप उसी गाय के गोबर और मूत्र से कई ऐसी चीज़ें बना सकते हैं और खाद भी बना सकते हैं। कई ऐसे कीटनाशक दवाओं का निर्माण कर सकते हैं जिनकी मांग आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया में बढ़ने वाली है। और तब आपके गोबर की कीमत सोने से ज़्यादा होगी, गाय के मूत्र की कीमत तो अमृत से ज़्यादा होने वाली है, बहुमूल्य होने वाली है। क्योंकि जो विशेषताएं गाय के गोबर में है, लेकिन ये गाय का गोबर किसी दूसरी गाय का नहीं। आप कहोगे जर्सी गाय से आप वो प्राप्ति कर लेंगे, जर्सी गाय तो उनके यहाँ भरपूर मात्रा में है और वहाँ तो उनका गोबर किसी काम ही नहीं आता। वो काम यदि प्रयोग में लेते भी हैं तो उससे उनके खेतों में बीमारियाँ लग जाती हैं, खेतों में कई तरह की विकृतियाँ आ जाती हैं, तो वो उस गोबर का वहाँ प्रयोग नहीं करते। हाँ, यदि देसी गाय कहीं भी है, उनके पास भी काफ़ी मात्रा में देसी गाय हैं, लेकिन हमारे पास की देसी गाय, हमारे वातावरण की देसी गाय, उसके अंदर आज भी ऐसी विशिष्टताएं हैं कि वो ऐसे गुणों से संपन्न है। तो उसके गोबर की मांग भी बढ़ रही है, चाहे खाद के लिए हो या फिर औषधि रूप के लिए हो। क्योंकि गाय के गोबर से ऐसे तत्व अलग किए गए हैं, इस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। आप चाहो तो इस पर काम कर सकते हैं। इससे अच्छी से आपकी भूमि उर्वरक बनती है, आपकी फसलों की यील्ड बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, अच्छी किस्म के अच्छी उत्तम श्रेणी के बीज उत्पन्न होते हैं, साग सब्जियों का अच्छे से विकास होता है, उसकी भी यील्ड यानी कि उत्पादकता बढ़ जाती है। फलों का स्वाद, फलों का रूप, रंग, आकर्षण, गंध पहले से विशिष्ट रहता है। ये विशिष्टताएँ रसायन आधारित खादों के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ऐसी उपयोगिताओं को देखकर, ऐसे इसकी आवश्यकताओं को देखकर, ऐसे महत्व को देखकर फिर आप कैसे कह सकते हैं कि गाय आपके ऊपर बोझ है। तो गाय के गोबर से, मूत्र से आप अच्छी भरपूर मात्रा में कमाई कर सकते हैं, देश सेवा कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं और अपनी भी समृद्धि कर सकते हैं।